Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your microeconomics second chapter, consumer equilibrium. Okay, now before moving on to this chapter, I want to ask you, who is a consumer? Consumer कौन होता है? Consumer कौन होता है? Consumer is someone who just use goods and services to satisfy his or her wants. तो हु इज़ अ कंज्यूमर, अगर हम बात करें कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर कौन होता है? इट इज़ अ पर्सन, इट इज़ एन इंडिविजुअल हु यूज अप गुड्स और सर्विसेज, who use up goods or services to satisfy his or her wants. Yes, so that is a consumer. आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ भी परचेज करते हो, तो इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेटिस्फाइंग योर वांट्स, है ना. एंड इफ यू आर सेटिस्फाइंग योर वांट्स देन यू आर अ कंज्यूमर. नाउ कंज्यूमर इज बेसिकली, दिस इज अ लेमैन लैंग्वेज. हमने एक आम आदमी की भाषा में बता दिया दैट हु इज अ कंज्यूमर. बट इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिस्ट कैसे बताते हैं कंज्यूमर कौन होता है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कंज्यूमर इज अ पर्सन हु टेक्स डिसीजन, जो डिसीजन लेता है, जो सोचता है, समझता है और डिसीजन लेता है, दैट व्हाट टू कंज्यूम, कि मैं क्या कंज्यूम करना चाहता हूँ, क्या मेरी ये ज़रूरत की चीज़ है. ओके, दैट टेक्स डिसीजन अबाउट व्हाट टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू कंज्यूम, क्या लेना है और कितना लेना है, क्या कंज्यूम करना है और कितना कंज्यूम करना है, दैट इज अ कंज्यूमर. सो कंज्यूमर इज अ पर्सन who takes decision what to consume and how much to consume, okay, for the satisfaction of his or her wants. Okay, so this is the definition for consumer. Okay, while preparing notes you can write down this definition. Okay, this one definition is good, so you can write down this definition. Okay, जनरली अगर हम बात करें डिसीज़न की, तो जो डिसीज़न लेता है फैमिली में, जनरली या तो फैमिली का कोई एक मेंबर लेता है या पूरी फैमिली मिलकर लेती है. और जब पूरी फैमिली मिलकर एक फैमिली यूनिट जब डिसीजन लेती है, तो हम उसे बोलते हैं हाउस होल्ड. दैट आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल. तब हम उसे बोलते हैं हाउस होल्ड. यस, तो हाउस होल्ड इज एन इंडिविजुअल और अ फैमिली हु टेक्स डिसीजन, हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, हु टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू मनी. ओके, हु टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू मनी. सो दिस इज कंज्यूमर. ओके, अब अगर मैंने बात करूँ इक्विलिब्रियम की, अभी मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं बात कर रही हूँ, वो हम बाद में करेंगे. अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, सिर्फ इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो और आपको पसंद आती है और आप घर आकर भी उस चीज़ को लेकर बहुत खुश होते हो, यानी कि आप सेटिस्फाइड हो, यानी आप इक्विलिब्रियम पर हो, आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है. ओके, जनरली अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कंज्यूमर कहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं या कहाँ पर जाकर सेटिस्फाइड होता है? या तो उसे अपनी पसंद की चीज़ मिल गई है, या फिर उसने कम से कम मनी देकर अच्छे से अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज किया है ना. तो कम से कम मनी देकर मीन्स कम से कम प्राइजेस पे करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर लिया है. सो दैट इज बेसिकली आई विल से इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ सी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कंज्यूमर कहाँ पर सेटिस्फेक्शन अचीव करता है की बात हो रही है. तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है इक्विलिब्रियम पर स्टडी करी. इक्विलिब्रियम पर स्टडी करी मतलब उनके सेटिस्फेक्शन पर स्टडी करी. उनके सेटिस्फेक्शन पर स्टडी करी मतलब उनके कंज्यूमर के बिहेवियर पर स्टडी करी. तो अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर की बात होती है यहाँ पर. ठीक है, किसकी? कंज्यूमर के बिहेवियर की. वी नो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इंडिविजुअल कैन बी अ प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर एज वेल. तो कंज्यूमर के बिहेवियर की, सी दिस इज अ साइकोलॉजिकल आई विल से कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, है ना. यस, सो बेसिकली यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर की बात हो रही है, और इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर के बिहेवियर को 2 एस्पेक्ट्स में स्टडी किया.
टू एस्पेक्ट्स में आल से, ओके, टू एस्पेक्ट्स में स्टडी किया एंड दीज टू एस्पेक्ट्स आर, आई एम गोइंग टू टेल यू, कंज्यूमर बिहेवियर को जनरली दो एस्पेक्ट में जो है स्टडी किया. वन इज यूटिलिटी एनालिसिस and one is indifference curve analysis. ओके, अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो है स्टडी किया कंज्यूमर के बिहेवियर को. ओके, यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, ये ओल्डेस्ट अप्रोच है एंड इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल द इकोनॉमिस्ट. ओके, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. बट इस अप्रोच में धीरे धीरे क्रिटिसिज्म आने लगे. जब क्रिटिसिज्म आए, जब इसमें कमियां निकलनी स्टार्ट हो गई, तो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आई जिसका नाम हुआ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. दिस एनालिसिस वाज डेवलप्ड और दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड. This approach was developed by Hicks and Allen. Hicks and Allen ने इस अप्रोच को दिया. ओके, सिंस हिक्स एंड एलन ने दिया तो दोनों का नाम मिलकर ये बनी हिक्सियन अप्रोच. क्या बनी? हिक्सियन अप्रोच. ओके, दिस इज हिक्सियन अप्रोच. ओके, सो दिस इज बेसिकली दैट कंज्यूमर बिहेवियर को दो एस्पेक्ट्स में स्टडी किया गया, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. दिस इज द ओल्डेस्ट अप्रोच गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. दिस इज द, वी कैन से, अप्रोच which was given by Hicks and Allen. Okay, so basically what you can do is either you can while preparing notes आप लोग इसको किस तरह से लिख सकते हो. आप लोग लिख सकते हो that there are two aspects of consumer behavior, that is utility analysis. उसके ऊपर आप you can write one or two lines, and then indifference curve analysis you can write one or two lines. Now I'm going to start with utility analysis first. हम लोग पहले utility analysis की बात करेंगे. Okay, so let's start with utility analysis. I'm going to take one by one both approaches. Okay, so utility analysis की बात करते हैं. Now यूटिलिटी एनालिसिस, बेसिकली यूटिलिटी क्या है सबसे पहले बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? ओके, सो व्हाट इज यूटिलिटी? बेसिकली यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स सेटिस्फैक्शन. अभी जो हम बात कर रहे थे सेटिस्फैक्शन की, वही यूटिलिटी है. जब कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. सो यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Utility की definition you can write, it refers to the satisfaction that a person derives from the consumption of a particular commodity. Commodity is a good or service. Okay, so utility, what is utility? It is that satisfaction that a person derives from the consumption of a particular commodity. Okay, अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है, जब आप कोई मार्केट में चीज़ खरीदने जाते हो तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, या आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो आपको लगता है कि अगर मैं इसे खरीदूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना. तो यानी यहाँ पर यूटिलिटी कैन बी एक्चुअल, कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, और एक्सपेक्टेड कि मुझे इतना मिलेगा. लेकिन एक्चुअल, अगर हम बात करते हैं एक्चुअल सेटिस्फेक्शन की, वो तो तभी मिलेगा व्हेन द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, है ना. और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन की बात करें हम, अगर हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की बात करें तो दैट वो कब मिलेगा? व्हेन इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड. उसे कंज्यूम नहीं करा, सिर्फ सोच रहे हैं, है ना. तो यूटिलिटी जो है, बेसिकली यूटिलिटी इज़ नॉट अबाउट यूजेबिलिटी.
कई लोग इसको यूजेबिलिटी से रेफर करते हैं कि किसी कमोडिटी की क्या यूज़ है, वो कितना यूज़फुल है। नहीं, यूज़फुल होना इज़ डिफरेंट। हो सकता है कि कोई कमोडिटी यूज़फुल नहीं है लेकिन उसकी यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई से आपके घर में 2 बाइक्स हैं, फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे ये बाइक चाहिए। आपके घर में बहुत सारे फ़ोन है, सेल फोन्स है, फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे ये वाला सेल फोन चाहिए। ज़रूरत नहीं है, यूज़फुल नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बट उसको लेकर आपको यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो दैट इज़ यूटिलिटी बेसिकली। ओके, इट इज़ वन few people say that it is a type of pleasure, खुशी मिलेगी, नहीं, it's not like that, it is a utility, it is satisfaction. okay, अगर मैं बात करूं कि एक पेशेंट है और उस पेशेंट के लिए मेडिसिन की यूटिलिटी है, क्यों? क्योंकि वो जब बीमार पड़ता है और वो जब मेडिसिन लेता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। वो दवाई उसे कोई प्लेजर तो नहीं देती ना। हम अगर यूटिलिटी को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेकर जाएं, सेटिस्फेक्शन को लेकर कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। दवाई खाना पसंद नहीं है किसी को भी, लेकिन दवाई लेकर कोई किसी को प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन दवाई लेकर उसे यूटिलिटी जरूर मिलेगी कंज्यूमर को। सो दैट इज यूटिलिटी बेसिकली। इट इज़ नॉट अ प्लेजर, इट इज़ नॉट अ यूजफुलनेस और यूजेबिलिटी, इट इज़ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ओके। सो दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। बिफोर स्टार्टिंग दिस, कि अब ये यूटिलिटी एनालिसिस कर क्या रहा है? बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। सेटिस्फेक्शन की हेल्प से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। अभी हम सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिक्स पर जा रहे हैं। ओके, अब जब कोई भी इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी एनालिसिस करता है किसी भी कंज्यूमर का, तो वो कुछ अजम्पशंस के साथ करता है। इट मीन्स कि वो कोई अजम्पशन लेकर चलता है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, यहाँ पर सब अजम्पशंस पर होते हैं। तो अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट अजम्पशन है कि कंज्यूमर इज़ राशनल। हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो है राशनल है। राशनल का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी कम से कम इनकम को खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। दैट इज़ राशनल। राशनल का मतलब होता है सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला कंज्यूमर, जो अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा। दैट इज़ राशनल। सो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि कंज्यूमर इज़ राशनल। जब कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो राशनल है, उसका बिहेवियर कैसे है? राशनल है। नेक्स्ट assumption is that we are going to assume that is utility can be measured cardinally. Can be measured cardinally. Now what is cardinally? Cardinally means कि कार्डिनल नंबर्स में, यानी एग्जैक्ट नंबर्स में हम ये मान के चलेंगे कि अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो उसके यूटिलिटी को, उसके सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी। जब मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मुझे क्या पता मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू, यूटिलिटी एनालिसिस यही कहता है कि हम अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर ने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उसे सेटिस्फेक्शन जो मिला उसे हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम किलोमीटर्स लिखते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में बताते हैं, ठीक है, मनी को रुपी में काउंट करते हैं, है ना, किसी भी लिक्विड को लीटर्स में बताते हैं। सिमिलरली यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में। किसमें? यूटिल्स में। यूटिल्स क्या है? इसकी यूनिट है। तो अगर मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो एल से मुझे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो यूनिट को मेजर किया जा सकता है। ये इमेजिनरी है, दिस इज जस्ट इमेजिनरी। ओके, ये इमेजिनरी है। अगर हमें किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके लगता है हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे बहुत पसंद थी आइसक्रीम, गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था और मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो मुझे हो सकता है 10 यूटिल्स की जो है सेटिस्फेक्शन मिला। मेरी यूटिलिटी जो थी वो 10 यूटिल थी। मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ है, उसको ये आइसक्रीम फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी वो कंज्यूम कर लेती है, तो चलो ठीक है, उसको 6 यूटिल की यूटिलिटी मिली। तो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। ओके, yes, so this is the second assumption. Okay,
थर्ड assumption is diminishing marginal utility. We are going to assume, हम यहाँ पर assume करेंगे कि utility जो है वो diminishing है. जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग है. लेकिन इस पर जाने से पहले आई हैव टू टेल यू व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ओके, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं ये लोग. आई विल एक्सप्लेन दिस. नेक्स्ट assumption is marginal utility of money remains constant. इसका मतलब है कि मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. अभी आपको पता ही नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बट ठीक है, फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी. 1 रुपये की कीमत क्या है? अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कंज्यूमर के लिए सेम रहती है. वो चाहे जितना भी मनी स्पेंड करे कमोडिटी को परचेज करने में, लेकिन उसकी हर 1 रुपये की वैल्यू, हर 1 रुपये की कीमत, हर 1 रुपये की वर्थ उसके लिए सेम रहती है. ठीक है. यस, सो दैट इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यस, अगर आप भी हो, आप 1-1 रुपये करके खर्च कर रहे हो, आप कोई चीज़ 100 रुपये की ले रहे हो, तब भी आपके लिए हर 1 रुपये की वैल्यू वही है. अगर आप कोई चीज़ 10,000 की ले रहे हो, तब भी आपके लिए 1 रुपये की वैल्यू वही रहेगी. अगर आप कोई कमोडिटी 1 लाख की ले रहे हो, तब भी आपके लिए 1 रुपये की वर्थ जो है वही रहेगी. तो इट डज नॉट चेंज. वर्थ ऑफ अ रुपी नेवर चेंजेस. सो दिस इज वर्थ ऑफ अ रुपी. ओके, दिस इज वर्थ ऑफ अ रुपी दैट नेवर चेंजेस. वो कभी चेंज नहीं होती है. ओके. So these are the assumptions of utility analysis. Before moving on कि कैसे होता है utility analysis, कैसे किया जाता है, so these are few of the basic assumptions. Okay. Now let's talk about concepts. Few concepts. बात करते हैं सबसे पहले total utility की. Total utility को हम लोग TUB कहते हैं. Okay, that is total utility. अब टोटल यूटिलिटी का मतलब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ कमोडिटी. दैट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी. जब आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी. ओके, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी और सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एनीथिंग यू कैन राइट, वट एवर यू वॉन्ट. सम टोटल ऑफ यूटिलिटी दैट a consumer derives from the consumption of a particular commodity. So this is total utility कि अगर कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. ओके. नेक्स्ट वन कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल का मतलब जो होता है हमेशा एडिशनल होता है. हर जगह माइक्रो में आपका बहुत जगह ये वर्ड यूज़ होगा मार्जिनल. तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. ओके. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन. एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. जब एक कमोडिटी और कंज्यूम करी जाती है तो उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज मार्जिनल यूटिलिटी. आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम. एक शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग है यूनिट्स, दैट इज आइसक्रीम की यूनिट्स ले लेते हैं. जब फॉर एग्जाम्पल मान लो अ कंज्यूमर, क्या नाम ले हम लोग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विनय ने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी. बहुत गर्मी थी, उसका बड़ा मन कर रहा था कि मैं आइसक्रीम कंज्यूम करूँ, कहीं से मुझे आइसक्रीम मिल जाए, मज़ा आ जाएगा. तो जब विनय को बहुत गर्मी लग रही थी, मन भी कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो विनय ने फर्स्ट आइसक्रीम खाई. फर्स्ट आइसक्रीम खाते ही उसे यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स की. यूटिलिटी मिली
10 यूटिल्स की, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब उसका मन नहीं भरा, उसने कहा एक और आइसक्रीम खानी है। ठीक है, एक और आइसक्रीम मिल जाती है, उसने एक और आइसक्रीम ली। क्योंकि फर्स्ट आइसक्रीम से उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका था, तो सेकंड आइसक्रीम खाने पर उसे 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। दीज आर ओनली अजम्पशंस, ओके। ठीक है, विनय ने थर्ड आइसक्रीम ली। अब विनय को 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। विनय ने फोर्थ आइसक्रीम ली, 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। विनय ने फिफ्थ आइसक्रीम ली, विनय को 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब विनय का मन भर चुका था, फिर भी उसने एक आइसक्रीम और ले ली। अब उसका बिल्कुल टमी फुल था, अब उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन मन नहीं माना। चलो ठीक है, एक और आइसक्रीम ले लेते हैं। इस बार उसे यूटिलिटी तो मिली, पर नेगेटिव मिली। नेगेटिव मतलब उसे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बल्कि उसे ऐसा लगा दैट आई विल वॉमिट आउट। ओके, so that is negative utility. See, what is marginal utility? This is only marginal utility. Additional satisfaction derived from the consumption of an additional unit of commodity. फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम के बाद जैसे ही सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी, जैसे ही सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो क्या हुआ? सेकेंड यूनिट का मतलब हुआ एडिशनल। फर्स्ट से अगली ली तो एडिशनल यूनिट ली, एडिशनल यूनिट ली, दैट इज एडिशनल यूनिट। और एडिशनल यूनिट लेने पर एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी मिला और सेटिस्फेक्शन भी मिला, दैट इज एडिशनल सेटिस्फेक्शन। फिर नेक्स्ट यूनिट ली, नेक्स्ट का मतलब एडिशनल हो गया। यहाँ पर एडिशनल का मतलब हो गया नेक्स्ट कह लो, सक्सेसिव कह लो, अगली, है ना। अगली यूनिट ली, अगला सेटिस्फेक्शन मिला। एडिशनल यूनिट ली, एडिशनल 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 सेटिस्फेक्शन मिला। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल में एडिशनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट while writing down the definition, additional satisfaction and additional unit. So additional satisfaction derived from the consumption of additional unit of commodity is marginal utility. Now what is total utility? हम total utility की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे that is it is the sum total. ठीक है, सम टोटल है। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी 10 मार्जिनल यूटिलिटी है, 10 ही टोटल यूटिलिटी है। अब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर विनय को 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन दोनों आइसक्रीम मिलाकर कितना मिला? 18 यूटिल्स का। तो दैट इज टोटल यूटिलिटी। तभी हमने कहा सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम करी। अब क्या हो गया? 10 + 8 + 6, या फिर कह लो 18 + 6। 18 + 6 कितना आएगा? 24। फिर 24 + 4, अब कितना आएगा? 28। फिर 28 + 2 कितना आएगा? 30। 30 + 0 30। ओके, 30 - 2 दैट इज 28। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी बेसिकली, दैट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो टोटल यूटिलिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, दैट इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल, है ना। क्यूमुलेटिव निकालते हो ना आप लोग ऐसे, तो सम टोटल दैट इज टोटल यूटिलिटी। एक और फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का, दैट इज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mu1 + mu2 + up to mun. Okay, so in this way also we can do this. Okay, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN-1. दिस इज इन स्मॉल। ओके, TUN - GUN-1। n यहाँ पर क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, कैसे है? पहले का 10, 18 - 10 8, 24 - 18 6, 28 - 24 4, 30 - 28 2, 30 - 30 0, 28 - 30 -2. सो दिस इज हाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज कैलकुलेटेड। अगर टोटल निकालना है तो प्लस कर दो, अगर मार्जिनल निकालना है तो माइनस कर दो। ठीक है,
तो TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी TUN यहाँ पर यानी सेकेंड यूनिट पर 18, n माइनस 1 मतलब सेकेंड माइनस 1 यानी फर्स्ट यूनिट पर 10, तो 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। फिर TUN माइनस, फिर थर्ड यूनिट TUN ले ली, फिर थर्ड n माइनस 1 मतलब हो गया सेकेंड यूनिट हो गई, तो थर्ड यूनिट पर 24 माइनस 18 6 आ गया। सो दिस इज हाउ फॉर्मूला वर्क्स। बट आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने हैं, बट द थिंग इज जो रिमेंबर रखनी है दैट इज कि मार्जिनल को वाइल एडिंग मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आता है, और टोटल को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो मार्जिनल कैलकुलेट होकर आता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू से, अब विनय ने जैसे जैसे कंजम्पशन किया, जैसे जैसे कंजम्पशन किया वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती गई ना, डिमिनिश होती गई ना। जैसे जैसे विनय ने कंज्यूम करा, जैसे जैसे विनय ने हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, हर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करी, देन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम बात कर रहे थे अजम्पशंस में, आई टोल्ड यू नाउ, क्या बोला था मैंने आपको अभी, दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है यहाँ पर, उसका यही मीनिंग होता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है। दिस इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन यू आर गोइंग टू राइट फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? दैट इज, this law states that with the consumption of each successive unit, marginal utility goes on diminishing. Each successive unit means each additional unit. जैसे जैसे next unit को consume किया जाता है वैसे वैसे marginal utility diminish होती जाती है। Okay, so this is law of diminishing marginal utility. Now law of diminishing marginal utility is also known as fundamental law of consumption. Okay, it is also known as Gossen's first law of consumption because it was given by German economist H. Gossen. पहली बार इसको जो है H. Gossen ने दिया था। ओके, इट वॉज गिवन बाय H. Gossen, लेकिन वो इस पर जो है ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए, इस पर जो फुल स्टडी करी, जो फर्दर स्टडी करी वो एल्फ्रेड मार्शल ने करी। ओके, तो फाइनली डेवलप्ड बाय, स्टडीड बाय H. Gossen, ओके, डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि आप किसी की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल utility. So you have to, like, I'm just telling you that while preparing notes you can write down the definition for marginal utility, total utility and their formula. Okay, and then you can write down the definition for law of diminishing marginal utility and then you can draw this example. ये example दे सकते हो आप लोग। Okay, definition, formula, then definition and example. So in this way you can prepare your notes. So I hope you understood this. Thank you students and have a nice day.